नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम फिर चर्चा करने आए हैं अपने विजयनगर साम्राज्य वाले पाठ की। पिछली कक्षा में हमने ये देखा था कि विजयनगर साम्राज्य और खासकर विजयनगर का जो शहर था, राजधानी थी, उसके तीन मुख्य भाग थे। आप देख सकते हो कि जो पेज नंबर 176 पर हमने एक मानचित्र भी देखा था, उसमें जो तीन भाग आपको दिखाई दे रहे थे। जो उत्तर में था वो था अ, पवित्र केंद्र यानी कि धार्मिक केंद्र, सैक्रेड सेंटर। और दक्षिण पश्चिम में साउथ वेस्ट में था हमारा रॉयल सेंटर यानी कि जो राजकीय केंद्र, शाही केंद्र। और फिर आपने देखा था कि तीसरा जो मुख्य भाग था वो था अर्बन कोर यानी कि शहरी केंद्र। तो इसमें से शहरी केंद्र के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो बाकी के दो मुख्य भाग हैं इस शहर के, उसके बारे में। तो उसमें भी हम सबसे पहले आज जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है राजकीय केंद्र यानी रॉयल सेंटर। तो आप अपनी पुस्तक के पेज नंबर 179 को निकाल लीजिए। उसमें चौथा सेगमेंट है, चौथा खंड है राजकीय केंद्र का। तो अब देखते हैं कि इस राजकीय केंद्र यानी रॉयल सेंटर पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न तो आपसे ये पूछा जा सकता है, वो ये है कि भाई ये जो राजकीय केंद्र है, कहने को राजकीय रॉयल सेंटर है, लेकिन इसमें 60 से भी ज़्यादा मंदिर बने हैं। तो ये राजकीय केंद्र है या सैक्रेड यानी धार्मिक केंद्र है? तो रॉयल नाम कह रहे हैं हम रॉयल सेंटर, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें इतने सारे मंदिर हैं। तो आखिर क्या कारण है? ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इस रॉयल सेंटर में भी इतने ज़्यादा मंदिर बनाने का एक सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो विजयनगर शासक थे उनको ये लगता था कि विभिन्न संप्रदायों को धार्मिक संरक्षण देकर वो अपनी स्वयं की यानी राजा की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। जब वो धार्मिक संप्रदायों को, उनके बनाए मंदिरों को संरक्षण देंगे, उनको सहायता देंगे, उनको अनुदान देंगे, उनको उन मंदिरों को यहाँ बनवाएंगे, उनमें पूजा अर्चना करेंगे, तो उस संप्रदाय के लोग राजा से जुड़ेंगे। तो इससे राजा की सत्ता और अधिकारिता और शक्ति में वृद्धि होगी, उसे जनता का समर्थन मिलेगा और उसकी स्थिति मजबूत होगी। इसीलिए राजकीय केंद्रों में भी 60 से भी ज़्यादा मंदिर इन राजाओं ने, विजयनगर के राजाओं ने बनवाए थे। अब इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है वो है राजा के भवन यानी किंग्स पैलेस के बारे में। तो भाई जो हमारा विजयनगर है उसमें एक अधिसंरचना मिली है, एक स्ट्रक्चर मिला है जिसे हम कहते हैं राजा का भवन या किंग्स पैलेस, राजा का महल भी कह सकते हैं। तो ये क्या है और इसमें कौन से दो प्रमुख संरचनाएं मिली हैं, इस पर आपसे परीक्षा में सवाल आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि भाई राजा का भवन क्या है, इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच कौन से हैं। तो जो राजा का भवन है वो एक विजयनगर में मिली बड़ी संरचना है, जिसे एक विदेशी यात्री जो पेश आया था उसने बताया कि यहाँ पर दो मुख्य संरचनाएं हैं। एक तो है सभा भवन यानी ऑडियंस हॉल और दूसरा है महानवमी डिब्बा। और इन सभा भवन और महानवमी डिब्बा, इन दोनों को संयुक्त रूप से पेश ने विजय का भवन यानी हाउस ऑफ विक्ट्री कहा था। तो आप पेज नंबर 180 पर पढ़ सकते हैं, जो एक बॉक्स दे रखा है विजय का भवन, हाउस ऑफ विक्ट्री। ये पेश ने उन दोनों संरचनाओं का वर्णन कैसे किया है उसे आप देख सकते हैं। तो ये जो राजा के भवन की जहाँ तक बात है, अब ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि इसमें दो मुख्य संरचनाएं थीं। एक थी महानवमी डिब्बा और दूसरा था सभा भवन यानी कि ऑडियंस हॉल। तो इन ऑडियंस हॉल या सभा भवन के बारे में भी जानने से पहले मैं एक बात आपको दोबारा से इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हमने देखा कि विजयनगर में 60 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, तो हम एक पुरातत्वविद हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं,
और विजयनगर में घूम रहे हैं। तो जब वहाँ हम घूम रहे हैं, हमें विभिन्न प्रकार के भवन मिल रहे हैं, तो आखिर हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई इनमें से कौन सा तो मंदिर है और कौन सा महल जैसी धर्मनिरपेक्ष रचना यानी कि सेकुलर बिल्डिंग है, कैसे पता लगाएंगे? तो इसके बारे में हमारे जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, वो बताते हैं कि जो मंदिर थे विजयनगर के, वो पूरी तरह से राजगीर यानी मैसनरी यानी ईंट गारे की चिनाई से, जो जैसे दीवार बनाते हैं ना मकान, आज आपने बनते कहीं देखा है, कोई दीवार बनते देखी है, तो जो राजगीर होते हैं, मैसन होते हैं, वो किस तरह चिनाई करते हैं ईंटों की, पत्थरों की, और उससे दीवार बनाते हैं, उसे कहते हैं मैसनरी यानी राजगीर। तो मंदिरों का पूरा जो संरचना थी, जो ढांचा था, वो पूरी तरह से मैसनरी से, राजगीर कला से बनता था। लेकिन जो सेकुलर बिल्डिंग होती थी, जैसे महल वगैरह होते थे, उनमें से कुछ हिस्सा तो राजगीर यानी ईंटों वगैरह से बनाया जाता था, पत्थरों वगैरह से बनता था, जबकि बाकी हिस्सा जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं यानी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा, लकड़ी आदि इत्यादि, इनके प्रयोग के द्वारा बनता था। तो आजकल जो आज हम अगर वहाँ जाकर देखते हैं, तो वो जो पेरिशेबल आइटम से जो स्ट्रक्चर बना था, जैसे कपड़े से, लकड़ी से, तो वो कपड़ा लकड़ी तो अब नष्ट हो गए हैं, केवल जो मैसनरी वाला पोर्शन है वो ही बचा हुआ है। तो इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को वहाँ जाकर ये कल्पना करनी पड़ती है और गणितीय ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से ये हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि इस भवन में, इस मंडप में या इस संरचना में जो इसके ऊपर जो पेरिशेबल चीज़ों से, जो नष्ट होने वाली चीज़ों से जो स्ट्रक्चर बना होगा, वो किस प्रकार का होगा, किस आकार का होगा, किस रूप का होगा। तो इस तरह से हम अब निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से ये बता सकते हैं कि मंदिरों में और बाकी धर्मनिरपेक्ष भवनों में जो मुख्य अंतर था वो ये था कि मंदिर पूरी तरह से मैसनरी यानी राजगीर कला से बनाए जाते थे, उनका पूरा ढांचा मैसनरी से बनता था, जबकि जो धर्मनिरपेक्ष भवन थे जैसे महल इत्यादि, उनमें से कुछ हिस्सा मैसनरी से बनता था और कुछ हिस्सा जो नष्ट होने वाले पदार्थों से बनता था। तो यही इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर था। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, और वो है, जैसा भी आपने देखा ही है कि जो हमारा विजयनगर का जो वो था किंग्स पैलेस था, राजा का भवन था, उसकी दो मुख्य संरचनाएं थीं। एक तो थी हमारी ऑडियंस हॉल यानी सभा भवन। तो अब हम सबसे पहले सभा भवन की बात करते हैं कि भाई सभा भवन के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सभा भवन के बारे में ये क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर के सभा मंडप यानी ऑडियंस हॉल, तो विजयनगर के सभा मंडप यानी ऑडियंस हॉल की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर आपको पेज नंबर 180 पर मिलेगा, और जो इसमें 4.1 जो सेगमेंट है वहाँ आपको मिलेगा। मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए एक छेद बने हुए थे। इसमें दूसरी मंजिल, आपने बताया लकड़ी के स्तंभों से, तो यानी ये सेकुलर बिल्डिंग थी, ये मंदिर नहीं था। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। तो सभा मंडप के बारे में तो ये सवाल आएगा और आपने इसका उत्तर ऐसे देना है। अब हम अगली महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, वो है कि विजयनगर के महानवमी डिब्बा की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये बहुत बार सवाल आता है पेपर में भी महानवमी डिब्बा के बारे में, और जो मैंने आपको पहले वीडियो भेजे थे हम्पी के दर्शन के, उसमें भी आपने महानवमी डिब्बा, सभा भवन, ये सब चीज़ें देखी हैं। तो हमें पेज नंबर 180 और 181 पर इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि जो महानवमी डिब्बा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। आप पेज नंबर 180 का चित्र 7.11 और 7.12 भी देख ही रहे हैं। उसमें महानवमी डिब्बा का फ़ोटो दिख रहा है, और महानवमी डिब्बा की जो दीवारों पर कितनी सुंदर चित्र का उत्कीर्णन है, जो कलाकृतियाँ बना रखी हैं, वो भी आपको दिख रही हैं।
तो महानवमी डिब्बे के बारे में आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसमें आप कई सारी बातें बताओगे जो पेज नंबर 180 से 181 तक लिखी हैं इसके बारे में, उनको पॉइंट वाइज बताना। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी हुई थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। वो आप जो 7.12 में आप उसकी चित्र वो देख ही रहे हो कि दीवारों पर कितना अच्छा उत्कीर्णन, कितनी अच्छी एनग्रेविंग कर रखी है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा यानी उत्तर भारत में दशहरा कहते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा कहते हैं, नवरात्रि या महानवमी इसे प्रायद्वीपीय भारत में कहते हैं, तो इन नामों से जाना जाता है। यानी इस महानवमी डिब्बा जो नवरात्रे आते हैं अक्टूबर में, सितंबर या अक्टूबर में, तो उस समय इस महानवमी डिब्बे पर यह त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ बड़ा भारी आयोजन होता था और उसी को उस महानवमी का त्यौहार कहते हैं। महानवमी का मतलब महान नवा दिवस। तो हम भी नवरात्रे मनाते ही हैं, आप सबको पता ही है। उन नवरात्रों को विजयनगर के शासक भी बड़े धूमधाम से मनाते थे और इसी महानवमी डिब्बे पे आयोजन होता था। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। यहाँ महानवमी डिब्बे पर इतना भारी प्रदर्शन करते थे जिससे अपनी ताकत दिखाते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा होती थी, घोड़े की पूजा होती थी, भैंस और अन्य जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा के साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। तो यानी महानवमी में इतने सारे आयोजन किए जाते थे, बड़ा धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता था। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। तो यानी इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य था राजा का अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, अपने जो अधीनस्थ नायक हैं उन पर अपना जो कंट्रोल, अपना नियंत्रण स्थापित करके दिखाना। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? आजकल जो हमारे इतिहासकार है, पुरातत्वविद हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि जो इतना बड़ा आयोजन बताया जा रहा है तो महानवमी डिब्बे के पास तो इतनी जगह भी नहीं है जहाँ इतना बड़ा आयोजन होता होगा। वो इस पर डाउट करते हैं। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी अभी तक एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि जो हमें वर्णन मिलता है महानवमी डिब्बे के बारे में उसमें तो ये लगता है कि इसका यहाँ पर एक महानवमी के दिन में, नवरात्रों के दिन में बहुत भव्य आयोजन होता था। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ की स्थिति है, यहाँ पर जो उपलब्ध स्थान है, उसे देखकर हमारे इतिहासकारों को डाउट होता है, संदेह होता है कि ये जो इसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा गया महानवमी डिब्बे के बारे में, यहाँ वास्तव में ऐसा आयोजन हो भी पाता होगा कि नहीं। तो इस पर अभी तक डाउट बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि भाई, अब तो आपने देख लिया कि भाई विजय जो हाउस ऑफ विक्ट्री यानी विजय के भवन के जो दो मुख्य भाग थे, एक तो ऑडियंस हॉल था, सभा भवन था, और एक महानवमी डिब्बा, उनके बारे में तो हमने देख लिया। अब इसके अलावा इस रॉयल सेंटर में यानी शाही केंद्र में और भी कुछ संरचनाएं मिली हैं। उनमें एक प्रमुख संरचना मिली है लोटस या कमल महल की। तो लोटस या कमल महल के बारे पर आपसे क्या सवाल आएगा? विजयनगर के लोटस यानी कमल महल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो
जब आपको लोटस महल के बारे में बताना हो तो पेज नंबर 181 और 182 पर इसके बारे में लिखा है, और आपको 181 पर इसकी एलिवेटेड ड्राइंग यानी खड़ा जो ड्राइंग है वो भी दिख रही है, और 182 पर, पेज नंबर 182 पे 7.15 पर इसका आपको फ़ोटो भी दिख रहा है। और जो मैंने आपको विजयनगर की सैर का वीडियो भेजा था उसमें भी आपको कमल महल दिखाई दे रहा है। तो इस कमल महल की संरचना क्योंकि कमल जैसी बनी है इसलिए इसे कमल महल कहते हैं। ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, यहाँ क्या होता था? तो जो मैकेंजी है उसका मानना ये था कि यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक करता था, अपनी परिषद की बैठक बुलाता था, अपनी काउंसिल की बैठक बुलाता था, तो इसलिए इसका यहाँ पर प्रयोग होता था। एक और महत्वपूर्ण संरचना जो हमें इसमें रॉयल सेंटर में मिली है वो है हजार राम मंदिर। हजार राम मंदिर को भी आप पेज नंबर 182 और 183 पर देख सकते हैं, और पेज नंबर 183 पर हजार राम मंदिर के दीवार पर उत्कीर्ण जो कितनी अच्छी नक्काशी है उसे भी देख सकते हैं। ये हजार राम मंदिर क्योंकि रॉयल सेंटर में बना था तो इसके बारे में ये माना जाता है कि इस मंदिर का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए केवल राजा उसके परिवार के लोग ही करते थे। अब बीच के देवस्थल की मूर्तियां तो अब नहीं हैं, अब इसमें मूर्ति तो नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल अभी भी सुरक्षित हैं, जो आपको पेज नंबर 183 पर दीवार पर बनी जो मूर्तियां अंकित हैं वो दिखाई दे रही हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। तो इन जो दीवारों पर अंकित मूर्तियां हैं हजार राम मंदिर में, इनमें रामायण की कहानियों को दिखाया गया है। और एक और जो मुख्य संरचना थी रॉयल सेंटर में वो थी हाथियों का अस्तबल। उसको आपको पेज नंबर 182 पर दिखा रखा है, आप उसके बारे में भी देखें कि कितनी सुंदरता से वो चीज़ बनाई गई है। हाथियों को बांधा जाता था यहाँ। फिर 1565 में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो विजयनगर की कई संरचनाओं को पूरी तरह से जो आक्रमणकारी विजयी सेनाएं थीं उन्होंने नष्ट कर दिया। लेकिन इन जो नायक जो थे विजयनगर के, उन्होंने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं। तो आप देख ही रहे हो कि पेज नंबर 183 पर 7.19 पर मदुराई का एक सभा मंडप बना रखा है। ये विजयनगर के नायकों ने बनाया। तो यानी जो विजयनगर की परंपराएं थी स्ट्रक्चर, वो जो आर्किटेक्चर की, वो भले ही विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया लेकिन जो उसके नायक थे वो अपने अपने क्षेत्रों में उन परंपराओं के अनुसार स्थापत्य करवाते रहे। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि भाई रॉयल सेंटर में आपने कौन कौन सी बिल्डिंगों के नाम देखे और किन किन के बारे में पढ़ा। तो आपने देखा एक ऑडियंस हॉल यानी सभा भवन के बारे में, एक महानवमी डिब्बे के बारे में, एक कमल महल के बारे में, एक हजार राम मंदिर के बारे में और एक हाथियों के अस्तबल के बारे में। ये सब बातें आपको याद रखनी है। CUT परीक्षा में भी आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जो बात है जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारा रॉयल सेंटर, उस पर अब हमारी चर्चा तो पूरी हो गई। अब हम बात करेंगे विजयनगर के धार्मिक क्षेत्र की यानी कि सेक्रेड सेंटर की। तो उस पर क्या क्या सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अब उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आएगा वो ये है कि विजयनगर के धार्मिक केंद्र यानी जो सेक्रेड सेंटर है का क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था, व्याख्या कीजिए। यानी जो विजयनगर का जो हमने सेक्रेड सेंटर जो राजाओं ने बनाया था उसमें एक नहीं बल्कि कई सारी धार्मिक मान्यताएं की परंपराएं जो थीं वो चल रही थीं, और उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उन सबका संरक्षण करने के लिए ही विजयनगर के शासकों ने इस सेक्रेड सेंटर को बनाया था। तो इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 184 पर जो 5वां सेगमेंट शुरू हो रहा है धार्मिक केंद्र, और उसमें 5.1 है जो राजधानी का चयन, उसमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और जो पहला पैराग्राफ है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो मैं ज़रा उस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ, उससे पता चलेगा। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैंने आपको जो वीडियो भेजा था विजयनगर की सैर का, उसमें आपने तुंगभद्रा की नदी के चट्टानी भाग भी देखा था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ
रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस क्षेत्र को किष्किंधा का क्षेत्र, यानी जो वानरों की जो किंगडम था, वानरों का राज्य था जिस पे बाली और सुग्रीव राज करते थे और हनुमान जी जहाँ के मंत्री थे, ये उसको माना जाता है परंपरागत रूप से कि ये जो विजयनगर का क्षेत्र है ये वास्तव में बाली और सुग्रीव के किष्किंधा राज्य का ही क्षेत्र है। तो एक परंपरा तो ये चल रही है यहाँ की। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। यहाँ तपस्या की थी उन्होंने। तो एक परंपरा ये भी चल रही है। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। तो यानी आपने देखा कि कौन कौन सी परंपराओं के उदाहरण मिले हैं। एक तो रामायण की परंपरा के किष्किंधा राज्य था, दूसरा के पंपा देवी और विरूपाक्ष भगवान की यहाँ पर शादी हुई थी, यहाँ पर तपस्या की थी पंपा देवी ने, और यहाँ पर जैन मंदिर भी मिले, यानी जैन परंपराओं का भी यहाँ प्रभाव था। तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया है कि विजयनगर के धार्मिक केंद्र का क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था, व्याख्या कीजिए। तो आपको ये तीनों बातें बतानी है, किष्किंधा की, वानर राज्य की, और पंपा देवी और विरूपाक्ष के विवाह की, और जैन परंपराओं की, जैन मंदिर की। अब जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो है, विजयनगर में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर भी आपको पेज नंबर 184 पर ही मिलेगा, दूसरे पैराग्राफ में। तो आपने देखा कि जो विजयनगर के शासक थे वो मंदिरों के निर्माण को बहुत प्रोत्साहन देते थे। वो शासक मंदिरों के निर्माण के लिए धन भी देते थे, उनके रख रखाव के लिए भूमि भी देते थे, और अन्य प्रकार से संपदा भी दान करते थे। मंदिर न केवल पूजा के केंद्र थे बल्कि वो राजा की शक्ति के प्रदर्शन का स्थान भी थे, और राजा का लोगों के ऊपर प्रभाव बढ़ाने वाले भी थे। इसके अलावा मंदिर जो थे वो शिक्षा के केंद्र भी थे। मंदिरों में नाटक, संगीत, गायन और जो देवताओं के विवाह के समय जुलूस वगैरह ये सब होते थे, तो वो सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। मंदिरों के पास ज़मीनें भी होती थीं, वो उत्पादन भी करवाते थे, लगान भी वसूलते थे, इसलिए वो आर्थिक केंद्र भी थे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि विजयनगर में मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। इसकी व्याख्या कीजिए। तो यही सब बातें आपको बतानी है पेज नंबर 184 पर, जो सेकंड पैराग्राफ है। और आगे एक और जगह पर जो लिखा हुआ है कि मंदिरों में जो देवताओं के पूजा के समय नाटक, संगीत, गायन वगैरह होता था, तो वो सांस्कृतिक पक्ष को दिखाते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा जाएगा परीक्षा में वो है, विजयनगर के स्थल का चयन राजधानी के रूप में क्यों किया गया। आखिर इतना बड़ा विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन केवल इस विजयनगर जो शहर था उसी को राजधानी के रूप में क्यों चुना गया। तो इसका भी महत्वपूर्ण कारण है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यानी क्योंकि वहाँ पर विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर थे, इसीलिए विजयनगर के शासकों ने विजयनगर के शहर को अपनी राजधानी बनाया। अब क्यों भाई, विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिर होने से ही उन्होंने अपनी राजधानी वहाँ क्यों बना ली। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। तो विजयनगर के शासकों के इष्ट देव विरूपाक्ष यानी शिव के रूप थे, और वो कहते थे कि हम राजा नहीं है विजयनगर के, राजा तो विरूपाक्ष है, हम उनके प्रतिनिधि के रूप में राज कर रहे हैं। तो क्योंकि विरूपाक्ष के प्रति अनन्य भक्ति थी विजयनगर के शासकों की, इसलिए जिस जगह पर विरूपाक्ष और पंपा देवी का मंदिर था उन्होंने अपनी राजधानी वहीं बनाने का निर्णय किया। जो विजयनगर के शासक थे उनके सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, हिंदू सुरतरणा का भी प्रयोग करते थे। यानी विजयनगर के शासक अपने लिए किस उपाधि का प्रयोग करते थे,
हिंदू सुरतराना, यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप में इसका अर्थ होता था हिंदू सुल्तान। अब अगले प्रश्न पर देखते हैं कि और क्या प्रश्न आएगा। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया, व्याख्या कीजिए। तो जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, इसका उत्तर भी आपको पेज नंबर 184 के सबसे अंतिम पैराग्राफ में मिलेगा। पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी, तो उन्होंने क्या नया काम किया, राजकीय प्रतिकृति मूर्तियों को मंदिरों में प्रदर्शित किया और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ होते थे। तो मंदिरों में राजा की प्रतिकृति पोर्ट्रेट लगवाई जाने लगी और जब राजा मंदिरों की यात्रा करता था तो इसे राजकीय एक बहुत महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। उस समय राजा के जो नायक उसके अधीनस्थ होते थे वो भी उसके साथ जाते थे। ये सब नई बातें जो विजयनगर के शासकों ने अपने यहाँ पर मंदिरों में नई परंपराएं विकसित की। तो अब हमें, जैसा आपको पता ही है कि हमारा मुख्य फोकस जो है वो है विजयनगर के मंदिरों के बारे में जानना, आर्किटेक्चर के बारे में जानना और उससे विजयनगर के इतिहास को समझना। तो मंदिर यहाँ पर बहुत सारे बनाए गए थे, तो इन मंदिरों की स्थापत्य की विशेषताएं क्या थी। तो 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। आपको पेज नंबर ये जो है आपका 185 से लेकर 186, 87 और 88, इन सब पर ये 5 विशेषताएं बिखरी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उन्हें ढूंढकर अब लिखना है। तो वो 5 विशेषताएं कौन सी हैं मंदिरों की, विजयनगर के मंदिरों की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहली जो है कि इनमें राय गोपुरम या राया गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार या रॉयल गेटवेज बनवाए गए। बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिरों के ऊंचे ऊंचे द्वार बनाए गए, जिससे दूर से ही दिख जाता था कि यहाँ मंदिर हैं। और ये इतने ऊंचे बनाए गए कि जो असली मंदिर था, गर्भगृह था जहाँ मूर्ति होती थी, वो तो उसके सामने बौना सा बन गया। और मंदिरों के द्वार, गोपुरम जिन्हें कहते थे, वो इतने ऊंचे और भव्य राजा बनाने लगे कि दूर से दिखते थे। ये उनकी शक्ति, अपनी शक्ति की प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भी वो करते थे। दूसरा जो मंदिरों में चीज जो संरचना बनती थी वो थी मंडप या पवेलियन। तीसरी जो यहाँ की जो मुख्य विशेषता थी इन मंदिरों की वो थी कि इनमें लंबे गलियारे थे जिनमें स्तंभ लगे हुए थे। लॉन्ग पिलर्ड कॉरिडोर्स होते थे यहाँ पर, और ये भी इन मंदिरों की मुख्य विशेषताएं थी। चौथी विशेषता जो थी वो थी कि यहाँ पर सभागार यानी हॉल्स भी बनाए जाते थे इन मंदिरों में। और पांचवी जो विशेषता थी इन मंदिरों की वो थी कि यहाँ पर रथ गलियाँ या रथ वीथियाँ होती थीं, यानी चैरियट स्ट्रीट्स होती थी। तो ये 5 विशेषताएं इन मंदिरों की पाई जाती हैं। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। पहली है राय गोपुरम या राजकीय प्रवेश द्वार, राया गोपुरम और रॉयल गेटवेज। दूसरी है मंडप या पवेलियन जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में। तीसरी है लंबे और स्तंभों वाले गलियारे, लॉन्ग एंड पिलर्ड कॉरिडोर्स। चौथा है सभागार यानी हॉल्स, और पांचवा है रथ गलियां या रथ वीथियां जिन्हें चैरियट स्ट्रीट्स कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया पेज नंबर 185, 86, 87, 88 पर ये 5 विशेषताएं बिखरी हुई हैं। आपको उन्हें इकट्ठा करके एक साथ इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब ये जो सेक्रेड सेंटर है इसमें 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, और उससे भी पहले हम एक और प्रश्न देख लेते हैं कि कि 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं। एक है विरूपाक्ष का मंदिर और एक है विट्ठल मंदिर। तो पहले हम विरूपाक्ष के मंदिर पर चर्चा कर लें। उस पर क्या सवाल आएगा? उस पर सवाल ये आएगा कि विजयनगर के विरूपाक्ष मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको विरूपाक्ष मंदिर के बारे में पेज नंबर 186 और 187 पर आपको इसका जो मिल जाएगा। विरूपाक्ष मंदिर कई शताब्दियों में बना है। इसमें मंडप है,
कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के समय यहाँ पर एक मंडप बनाया था। पूर्वी गोपुरम जो मंदिर, इस विरूपाक्ष मंदिर का जो पूर्वी गोपुरम है, उसका निर्माण भी कृष्णदेव राय ने किया था। ये सब बातें आपको लिखनी है। और इसमें यानी इस विरूपाक्ष मंदिर का जो सभागार था उसमें देवताओं की शादी भी करवाई जाती थी, जिसके दौरान मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों का आनंद लेने के लिए एक विशेष सभागारों में रखी जाती थी। और इन सभागारों में जो मतलब जो जैसे शादी हो रही है देवताओं की, और उसमें संगीत हो रहा है, तो उसके लिए इन सभागारों में मूर्ति रखी जाती थी, लेकिन वो मूर्ति गर्भगृह वाली नहीं होती थी, कुछ अलग वाली होती थी, वो अलग से वाली मूर्तियाँ होती थी। तो ये विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आप लिखेंगे, पेज नंबर 188 और 187 पर इसके बारे में लिखा हुआ है। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मंदिर के सभागारों का किन किन प्रयोजनों के लिए प्रयोग होता था। तो पेज नंबर 187 पर आपको लिखा मिल जाएगा कि मंदिर के सभागार देवताओं की शादियों के लिए प्रयोग होते थे। वहाँ पर संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम होते थे। वहाँ पर देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था। ये सब बातें आपको यहाँ पर पेज नंबर 187 में मिल जाएंगी। इस प्रश्न का उत्तर में यही लिखना है जब आपसे पूछा जाए कि मंदिर के सभागारों का प्रयोग किन किन प्रयोजनों के लिए होता था। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, वो है विट्ठल मंदिर, जो सेक्रेड सेंटर है, धार्मिक केंद्र है। उसमें जो एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जो एक और महत्वपूर्ण मंदिर है, वो है हमारा विट्ठल मंदिर। विट्ठल वैसे महाराष्ट्र के देवता हैं, विष्णु का रूप हैं। और जो विरूपाक्ष और जो हमारे विजयनगर के राजा हैं, वो तो विरूपाक्ष के यानी शिव के भक्त थे। तो फिर इन शिव के भक्त राजाओं ने अपने राज्य में विट्ठल यानी विष्णु का मंदिर क्यों बनाया, इस पर भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे विट्ठल मंदिर पर? विट्ठल मंदिर पर आएगा, विट्ठल मंदिर का निर्माण, सबसे पहला प्रश्न तो आएगा विजयनगर के विट्ठल मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप पेज नंबर 187 और 88 में जो विट्ठल मंदिर की विशेषताएं हैं वो यहाँ पर दे रखी है, आपको बताना है। और कि भाई इसमें कई सभागार थे, रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर था ये, और विट्ठल महाराष्ट्र के देवता थे, और उसका उन्होंने कर्नाटक में भी पूजा आरंभ की। ये सब बातें पेज नंबर 187 और 188 में लिखी हैं, आप वो सब बताओगे इसके बारे में। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आएगा वो ये है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण इस बात का उदाहरण है कि विजयनगर के शासकों ने एक साम्राज्यवादी संस्कृति के निर्माण के लिए अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया, न्यायोचित ठहराइए। तो जैसा हमने देखा ही है कि एक साम्राज्यवादी संस्कृति का मतलब होता है जिसमें कोई एक क्षेत्र नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रों की संस्कृति शामिल होती है, उसे साम्राज्यवादी संस्कृति कहते हैं। जो हमारे विजयनगर के राजा थे वो तो विरूपाक्ष यानी शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल जो विष्णु के रूप हैं उनका मंदिर भी अपने यहाँ बनाकर इस बात को सिद्ध किया कि भाई वो केवल अब एक क्षेत्र विशेष, केवल कर्नाटक के राज्य के राजा नहीं हैं, बल्कि वो दूर दूर तक के क्षेत्रों और वहाँ पर रहने वाले निवासियों सबके राजा हैं। तो इसलिए वो दूर दूर के क्षेत्रों में रहने वाले जो निवासी हैं उनकी संस्कृति का भी सम्मान करते हैं, उसका भी संरक्षण करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने यहाँ पर विट्ठल मंदिर का भी निर्माण किया। तो ये सब बातें आपको बतानी है, पेज नंबर 188 पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और अब आखिरी सवाल है वो ये है कि मंदिर निर्माण परंपराओं में नायकों के योगदान को स्पष्ट कीजिए। हमने देखा कि जो विजयनगर के राजा के जो अधीनस्थ होते थे वो सब नायक कहलाते थे। जब विजयनगर नष्ट भी हो गया, राजा उसके अपना प्रभुता, अपनी संपन्नता खो बैठे, तब भी जो नायक अलग अलग जगहों पे शासन कर रहे थे उन्होंने किलेबंदी जो विजयनगर के राजा करते थे वैसी किलेबंदी और उसमें और सुधार करते हुए किलेबंदियाँ जारी रखी। और इसी तरह से इन राजाओं ने इन नायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो विजयनगर के राजाओं के द्वारा जो मंदिर बनवाए जाते थे उन मंदिरों की परंपराओं, उन मंदिर निर्माण की परंपराओं को भी जारी रखा, उसमें भी कई सुधार किए। पेज नंबर 188 पर चित्र 7.26 में आप देख रहे हैं एक चित्र दिया है मदुरई के नायकों द्वारा बनवाए गए गोपुरम। तो ये नायकों के द्वारा बनाया गया गोपुरम है
जो विजयनगर के शासकों के गोपुरम जैसा ही है। इसी प्रकार पेज नंबर 187 पर जिंजी का झूलता मंडप भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नायकों ने बनवाया। तो कहने का मतलब ये है कि नायकों ने विजयनगर साम्राज्य के शक्तिहीन होने, कमज़ोर होने, नष्ट होने के बावजूद भी इन नायकों ने मंदिर निर्माण की और किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा, उसमें और कुछ सुधार किया, उसमें कुछ परिवर्धन किया, इम्प्रूवमेंट किया। तो आज इसके बारे में हम इतनी ही चर्चा करेंगे और मुझे आशा है कि ये आज की जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही उपयोगी रहा होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने उन सब प्रश्नों की चर्चा की है जो सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सब इन सब प्रश्नों के उत्तर अपनी इतिहास की नोटबुक में जल्दी से जल्दी लिखें। तो आज हम इतना ही बात करेंगे, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।